नमस्कार, देश की बात में हाजिर है और पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। उत्तर प्रदेश की राजधानी की वहां की जो राजनीति है उसका ट्रेडमार्क बुलडोजर और नाम बदलने की सियासत का असर अब दिल्ली की राजनीति पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने मोहम्मदपुर गांव के बाहर माधवपुरम का बोर्ड लगा दिया है। अब 40 गांव का नाम, इन पर क्या सियासत हो रही है, देखिए ये रिपोर्ट। पहले उत्तर प्रदेश और अब दिल्ली की सियासत में भी नाम बदलने और बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के दफ्तर में भी बुलडोजर के कई प्रतीक रखे गए हैं। अब वो 40 गांव के नाम किन शख्सियत के नाम पर हो, इसकी फेहरिस्त भी तैयार कराने में जुटे हैं। बीजेपी ने इनके नाम लता मंगेशकर, किरोड़ीमल बैसला, अशफाकुल्ला, रामनाथ गोयनका, गायक मोहम्मद रफी, छोटू राम, वाल्मीकि जैसे महापुरुषों के नाम पर रखने का सुझाव दिया है। जाहिर है बीजेपी नाम बदलने और बुलडोजर के दम पर अब सियासी फायदा उठाने के जुगत में है। नाम के साथ एक स्वाभिमान होता है, राष्ट्रवाद होता है। आप ये सोचिए कि आज से 1000 साल पहले मुगल आए थे, उन्होंने यहाँ जिया सराय बनाया, बेर सराय बनाया, नेब सराय बनाया, शेख सराय बनाया, यूसुफ सराय बनाया। अब देश सराय नहीं है, दिल्ली सराय नहीं है। उस समय मुगलों की सेना आती थी, वो सराय में रहते थे और यहाँ भारतीयों के ऊपर, हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, बर्बरतापूर्ण अत्याचार। अब उनके नामों के साथ गांव के लोग जुड़ना नहीं चाहते, और जब गांव के लोग चाहते हैं तो देश में लोकतंत्र है। केजरीवाल जी भी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। वो खुद कह रहे सरकार बनाने से पहले कि हम जाकर मोहल्ला सभाओं की बातें मानेंगे। उधर मुस्लिम बहुल इलाके में बुलडोजर चलाने का मामला हो या गांव का नाम बदलने का, इस पर दूसरे राजनीतिक दल सतर्कता से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने बीजेपी को याद दिलाया कि वो बीते 15 साल से निगम की सत्ता में हैं। ऐसे में उन्होंने गांव के विकास के लिए क्या काम किया। हारते हुए पार्टी की ये बौखलाहट है। 15 साल से बीजेपी सोती रही। इन गांवों के नाम उन्हें पता नहीं थे या कभी उन गांवों को इन्होंने देखा नहीं था। 15 साल से ये सो रहे थे। 15 साल से इस दिल्ली के अंदर पैसे लेकर कब्जे कराए गए। जब कब्जा कराया तब भी वसूली किया, अब कब्जा हटाने के नाम पर वसूली का धंधा शुरू हुआ है। बीजेपी अब अपने कार्यकर्ताओं को भी गांवों में सक्रिय कर रही है ताकि नाम बदलने के साथ ही रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का बार बार नाम लेकर सियासी फायदा उठाया जाए। दिल्ली में ऐसे तमाम गांव हैं जहां पर अस्पताल, स्कूल, पार्किंग और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रही है। लेकिन ऐसे समय में बीजेपी संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करके सियासी फायदा उठाना चाहती है और विरोधी पार्टियां फिलहाल इसकी काट खोजने में जुटी हैं। दिल्ली से शरद शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में बात अब अयोध्या की। अयोध्या में दंगा भड़काने की कोशिश का एक बड़ा खुलासा हुआ है। कुछ शरारती तत्वों ने जालीदार टोपी लगाकर आपत्तिजनक पर्चे और मांस के टुकड़े धार्मिक स्थलों पर फेंके। पुलिस ने 7 आरोपियों को पकड़ लिया है। सभी आरोपी हिंदू बताए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें रामनगरी अयोध्या की हैं, जहां 100 साल से ज्यादा पुरानी टाट मस्जिद में कुछ शरारती तत्व धार्मिक ग्रंथ और मांस फेंक कर भाग रहे हैं। पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले कुल 7 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें सभी हिंदू हैं। योजना के तहत इन्होंने जाली टोपी लगाकर ये काम किया ताकि इल्जाम मुसलमानों पर आए, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इन्हें 24 घंटों के भीतर पकड़ लिया। इनका मकसद था अयोध्या में ईद से पहले धार्मिक दंगे भड़काना। रमजान का महीना चल रहा है, अभी कल जुमा अलविदा की नमाज भी है और 2 या 3 तारीख को चंद्र दर्शन के हिसाब से जब भी ईद पड़ेगी, ये त्योहार होने वाला है। तो इन त्योहारों में खलल डालना, जिससे कि इस समय इस तरह की हरकत करने पे सबसे ज्यादा रिएक्शन एक्सपेक्टेड होता है, इसी उद्देश्य से इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। आप सभी मीडिया बंधु सभी का सहयोग रहा
कि इनको किसी भी तरह के अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया गया और आज इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और जल्दी जो शेष 4 अभियुक्त हैं उनको भी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। इस वारदात के लिए आरोपी 4 मोटरसाइकिलों से निकले और अयोध्या की 3 मस्जिदों के बाहर जाकर इन्होंने इस घिनौने काम को अंजाम दिया। पुलिस और मुसलमानों की सूझबूझ की वजह से मस्जिदों में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अता की गई और शहर के मौलानाओं ने शांति का संदेश दिया। दहशतगर्द का और दहशत फैलाने वाले का कोई मजहब नहीं होता है, उसका कोई दिन नहीं होता है। वो जब चाहता अपना रंग बदल लेता है और मस्जिद हो और भी दूसरी इबादतगाहें हों, वहाँ जा करके वो माहौल को ख़राब करने की कोशिश करता है, जिससे अमन भंग होता है, शांति खराब होती है। ऐसे आलम में होना ये चाहिए कि जिम्मेदारों पर भरोसा रखा जाए, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के लोगों पर एतमाद बहाल किया जाए और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को जिस तरह से निभाया है, हम सब लोगों ने उसकी सराहना किया है और उन्हें थैंक कहा है। इससे मुसलमानों में काफ़ी हौसला बुलंद हुआ है। साजिश के मास्टरमाइंड का नाम महेश कुमार मिश्रा है। उसने कबूल किया है कि वो और उसके साथी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा से नाराज थे। कि कहीं ना कहीं मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए लोगों में इतना जहर घोल दिया गया है कि वो घरों में बैठ करके कम्युनल हो गए, सांप्रदायिक हो गए और सांप्रदायिक भी इस कदर हो गए हैं जो समाज में जहर घोलकर दंगे भड़काने की कोशिश करने लगे हैं। इसलिए इस कदर एक तबके के प्रति उनके जहन में जहर घोल दिया गया है जो हमारे देश और समाज के लिए बेहद खराब है। दिल्ली में सहयोगी पूजा आर्या के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में अब बात है पंजाब की। पटियाला के मामले में आपको बता दें, मान सरकार एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाई लेवल बैठक बुलाई है। डीजीपी सहित अन्य बड़े अधिकारियों को तलब किया गया है और आपको बता दें कुछ देर पहले एक पर्चा जारी किया गया प्रशासन की ओर से। शाम 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक यहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो पंजाब के पटियाला में शिवसेना के द्वारा निकाले गए खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च के दौरान स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण हो गई और कई सिख संगठन और हिंदू कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिसके बाद पुलिस को मामले को सुलझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी है। तो आइए सीधे चलते हैं अपने पहले पुलिस अधिकारी नानक सिंह का सुन लेते क्या कहना है उनका। ने बताया कि काली माता मंदिर के बाहर इनकी आपस में झड़प हुई थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एज पर मजिस्ट्रेट ऑर्डर्स जो हमारी तरफ से यूज़ ऑफ फोर्स बनती थी वो हमने करी। पुलिस की तरफ से सूटेबल एक्शन बिल्कुल लिया गया था। इनको ये भी बताया गया था कि मार्च बिल्कुल नहीं निकलेगा, मार्च नहीं निकाला जाएगा। उधर अगर आप पता करें तो उधर बंदे भी इकट्ठे नहीं हुए थे, कोई मार्च भी हमने नहीं निकलने दिया। सो जो हमने इनसे कमिटमेंट करी थी वो बिल्कुल पूरी हुई है। अगर हम कहें कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस की तरफ से डिप्लॉयमेंट थी, बिल्कुल भी मार्च नहीं निकलने दिया गया। कुछ अफवाहें थी जो इनके पास आई हैं, उन अफवाहों के बेसिस पे ये माहौल खराब हुआ। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली मौजूद हैं। गजाली, इतनी तनावपूर्ण स्थिति कैसे हो गई? और क्योंकि जैसे हम सुन रहे हैं पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि कोई आज्ञा नहीं दी गई थी इस तरह के जुलूस निकालने की और शायद निकला नहीं, लेकिन पथराव कैसे हुआ? फिर क्या स्थिति बनी और इतना हंगामा हुआ कि अब कर्फ्यू लगा दिया गया है? जी देखिए, ये तो अपने में एक तरह का बयान जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है कि अगर मार्च ही नहीं निकला तो फिर 2 गुट आमने सामने हुए कैसे? तो मार्च तो निकला था। सबसे बड़ी बात है कि शिवसेना बाल ठाकरे नाम की जो ये संगठन है, ये इकलौती ऐसी संगठन नहीं है। पंजाब में शिवसेना के नाम के बहुत सारे संगठन हैं और ये जो मार्च इन्होंने निकालने की बात रखी थी, मीडिया में भी रखी थी, प्रशासन से इजाजत मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी। दूसरी अहम बात कि आज ही ये सब क्यों हुआ, क्योंकि आज 29 तारीख है और 29 तारीख को सिख फॉर जस्टिस जो एक बैंड आउटफिट है उसके गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सोशल मीडिया पर यह कॉल दी थी कि 29 अप्रैल को हम खालिस्तान दिवस मनाएंगे या खालिस्तान के कॉन्सेप्ट को हम सेलिब्रेट करेंगे। तो इसके रिएक्शन में 19 अप्रैल को ही शिवसेना बाल ठाकरे ने यह कॉल दी थी कि हम 29 तारीख को इस खालिस्तान दिवस का विरोध करते हुए एक मार्च निकालेंगे और इसके लिए प्रेस नोट भी कई बार जारी किए गए और वहां के जिला के जो पत्रकार हैं जिले के, पटियाला जिले के, उन सब की जानकारी में है ये। जब शिवसेना बाल ठाकरे ने ये बात रखी तो सिख संगठन जो हैं उन्होंने इसके खिलाफ
कि अगर आप मार्च निकालेंगे तो हम भी मार्च निकालेंगे। और आज कुछ यही हुआ कि बिना दोनों संगठनों को कोई अनुमति नहीं थी, लेकिन पहले जो है शिवसेना जो संगठन है उसने अपना मार्च निकाला, आर्य समाज का इलाका है एक पटियाला में वहां से, और दूसरी तरफ से जो सिख संगठन है उन्होंने भी मार्च निकाला। और काली माता मंदिर जो बहुत फेमस स्पॉट है, फेमस मंदिर है, मशहूर मंदिर है पटियाला शहर का, वहां पर जब ये पहुंचे तो नारेबाजी होती है, बहस होती है और फिर पत्थरबाजी होती है, जिसके बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। फिलहाल अपडेट ये है कि जब पत्थरबाजी होती है तो पुलिस जो है अपनी तरफ से हवाई फायर करती है ताकि भीड़ को या जो प्रदर्शनकारी हैं उनको तितर बितर किया जा सके। लेकिन इन सब में 4 लोग घायल होते हैं, 2 पुलिस वाले हैं और 2 सिविलियन हैं। इन चारों में एक शख्स जो इंजर्ड है वो गोली लगने से इंजर्ड हुआ है, लेकिन उसको पुलिस की गोली नहीं लगी है। अब ये भी देखना होगा कि जिसको पुलिस की गोली नहीं लगी है और वो फिर भी गोली से इंजर्ड हुआ है या घायल हुआ है, तो उसको किसने गोली मारी, गोली किस तरफ से चलाई गई। और तरह तरह के वीडियो अभी भी आ रहे हैं। माहौल जो है अभी भी तनावपूर्ण है, इसीलिए कर्फ्यू भी लगाया गया है। शहर का जो फव्वारा चौक है वहां पर सिख संगठन के लोग अभी भी डटे। जी, मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी कि एक तरफ हमने अभी चुनाव देखे, पंजाब में नई सरकार आई है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल, इन सब के तो नाम सुने थे, बीजेपी, ये शिवसेना और कई शिवसेना के नाम से कई दल आप कह रहे हैं, तो शिवसेना यहाँ पर किस तरह से भूमिका में आ गई? देखिए, वो कहते हैं कि यूजुअल सस्पेक्ट हैं, इसी तरह के मुद्दे वो हमेशा उठाते रहते हैं। और पंजाब की सोसाइटी की बात करें या पॉलिटिक्स की बात करें, सबको पता है कि खालिस्तान कोई मुद्दा नहीं है, ना कभी किसी आम पॉलिटिकल पार्टी को इस मुद्दे को उठा के फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। लेकिन ऐसे संगठन जो होते हैं वही समय समय पर ऐसी बातें उठाकर समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ये सबको पता है, पुलिस को भी पता है, इंटेलिजेंसीज को भी पता है, सरकारों को भी पता है, विपक्ष को भी पता है। इसीलिए आज भी उन्हीं का नाम आया है। और दूसरे तरफ से जब ये बोलते हैं तो दूसरा साइड भी आ जाता है इनका विरोध करने के लिए, और उसके बाद माहौल खराब होता है। एक सबसे अहम बात यह है कि पंजाब में पिछले 5-7 साल में देखें, जब पहली बेअदबी की घटना हुई थी उसके बाद से विरोध प्रदर्शन हमेशा हुए हैं, लेकिन कभी किसी 2 गुट या 2 समुदाय के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। ये पहली बार ऐसा हुआ है। और अब जब आम आदमी पार्टी की सरकार है तो ये भी देखना होगा कि कोई एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दें, जिससे उदाहरण ये साबित हो या समाज में ये लगे कि अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल गजाली, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद और खबरें लेकर हाजिर होंगे। तो देश की बात में अब बात कोयले के संकट की। झुलसा देने वाली गर्मी के बीच दिल्ली पर बिजली संकट मंडरा रहा है। दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली को बिजली सप्लाई करने वाले कुछ बड़े पावर प्लांट्स में सिर्फ 1 दिन का ही कोयला का स्टॉक बचा है। समय से पहले आई और झुलसा देने वाली गर्मी से परेशान राजधानी के लोग मंडराते बिजली संकट की खबरों से और परेशान हो गए हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक राजधानी को बिजली सप्लाई करने वाले सबसे अहम पावर प्लांट एनटीपीसी दादरी 2 और एनटीपीसी ऊंचाहार पावर प्लांट में अब 1 से 2 दिन का ही कोयले का स्टॉक बचा है। और अगर केंद्र सरकार ने पावर प्लांट में कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की तो दिल्ली मेट्रो और अस्पतालों को 24 घंटे मिलने वाली बिजली बाधित हो सकती है। पूरे देश के अंदर कोयले की बहुत भयंकर कमी है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो रेलवे के रैक हैं, जो ट्रेन्स होती हैं, वो अवेलेबिलिटी कम है और कोयले की कमी भी है। तो उसकी वजह से पूरे देश के अंदर जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनके पास कोयले की बहुत गंभीर समस्या है। कोई बैकअप नहीं है, बिजली को स्टोर करके नहीं रखा जाता, बिजली डेली बनती है
और बिजली के लिए जैसे कोयले से अगर बिजली बनती है तो कोयले का बैकअप होना चाहिए, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 21 दिन से ज़्यादा होना चाहिए। आज काफ़ी सारे प्लांट्स के ऊपर 1 दिन से भी कम का कोयला बचा है। दरअसल इस बार गर्मी जल्दी आ गई है, तापमान बढ़ता जा रहा है और बिजली की डिमांड भी। गुरुवार को दिल्ली में पीक पावर डिमांड 6000 मेगावाट के स्तर पर पहुंच गई, जो अप्रैल के महीने में अब तक का रिकॉर्ड है। ऐसे में लोग दिल्ली पर मंडराते बिजली संकट की बात सुनकर परेशान हैं। अभी इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो ठीक चल रहा है यहाँ पर। इलेक्ट्रिसिटी अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। जैसे आज पता लगा कि कोयले का जो संकट जो मंडरा रहा है जो है, जिससे कि बिजली की स्थिति पहले से जो है अभी फिलहाल लगभग ठीक है। बिजली की स्थिति अभी ठीक आ रही है इस समय ठीक है, लेकिन अगर कोयले की कमी हो जाती है तो स्थिति भैंसे भयावह हो जाएगी। सर गर्मी में ठीक है, लेकिन अभी बिजली की समस्या नहीं है। मैंने आज सुना है कि कोयले की समस्या होने वाली है। अच्छा, अगर कोयले की समस्या होगी तो बिजली की समस्या हो जाएगी, और आज के समय में बिना बिजली के रहना तो पॉसिबल है ही नहीं। हर घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अगर लाइट की समस्या होगी तो जीना मुहाल हो जाएगा, बुरा हाल हो जाएगा। नहीं, बट कटनी नहीं चाहिए, गर्मी में बच्चों के साथ दिक्कत होती है। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि देश में कोयले का स्टॉक भी पर्याप्त है और उत्पादन भी पहले के मुकाबले बढ़ा है। तो अब सवाल यह है कि अगर कोयले का पर्याप्त स्टॉक है तो राज्यों से ये खबर क्यों आ रही है कि पावर प्लांट में कोयले की किल्लत हो रही है और पावर कट क्यों लग रहे हैं? तो ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के मुताबिक पावर प्लांट तक कोयला पहुंचाने के लिए 453 रेलवे रैक की जरूरत है, जबकि अभी उपलब्ध 411 ही हैं। और दूसरा, रेल मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय के बीच समन्वय की कमी है, जिसके चलते कोयला तो है लेकिन कोयले की आपूर्ति प्रभावित है। दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय कौशिक और हिमांशु शेखर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में बात अब मध्य प्रदेश से। पूरे देश में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों ने इसको लेकर ऐलान भी कर दिया है, लेकिन केंद्र फिलहाल इस मूड में नहीं दिखता। हालांकि अपने पूर्व सांसदों पर खर्चने के मामले में सरकारी तिजोरी में शायद हमेशा पैसे रहते हैं। सूचना के अधिकार के तहत एनडीटीवी के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं वो बताते हैं कि कैसे 2020-21 में पूर्व सांसदों के पेंशन के रूप में लगभग 100 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, और इस फहरिस्त में देश के कई नामी उद्योगपति, फिल्म कलाकार और करोड़पति शामिल हैं। 2679 पूर्व सांसदों के नाम की ये वो फहरिस्त है जिसमें देश के बड़े कारोबारी, वर्तमान में राज्यपाल, मंत्री, सिनेमा जगत के बड़े कलाकार सब शामिल हैं। इनको सिर्फ पेंशन के रूप में 2020-21 में 99 करोड़ 22 लाख रुपए का भुगतान हुआ है। इसमें कुछ तो बड़े उद्योगपति हैं, कुछ अरबपति कारोबारी हैं, कुछ नामचीन अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, पूर्व नौकरशाह हैं, राज परिवार से जुड़े सदस्य के लोग हैं। ये सब भी पेंशन ले रहे हैं। इन सबको भी सरकारी सहारे की जरूरत है। कुछ नाम तो ऐसे हैं कि जो कि संपत्ति के शिखर पे बैठे हुए हैं, परंतु फिर भी वो तलहटी का मोह नहीं छोड़ पा रहे। एक तरफ सरकारें आम आदमी को घरेलू गैस पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने की अपील कर रही हैं, गिव इट अप का नारा दे रही हैं। सीनियर सिटीजन को रेल किराए पर मिलने वाली रियायत बंद है, और दूसरी तरफ एक्स एमपीज को इंडिविजुअल की यात्रा में फर्स्ट एसी और एक कंपेनियन के साथ में यात्रा पर सेकंड एसी का बेनिफिट दिया जा रहा है। सुरेंद्र कुमार ने 35 साल से ज्यादा सरकारी नौकरी की है। अब 2234 रुपए हर महीने पेंशन मिलती है। राजेश कुमार वित्त विभाग से रिटायर्ड हुए हैं। सुनिए माननीयों के पेंशन को लेकर इनकी राय। भाई वो उनका अपना है, उनका अपनी विधानसभा है, उसमें बढ़ाना घटाना ये सब उनके ही हाथ में, वही बढ़ाते हैं वही घटाते हैं। लेकिन वहीं संसद में ये अगर एक दिन बतौर सांसद जाते तो ताउम्र कम से कम पेंशन 25,000 रुपए मिलती। मध्य प्रदेश विधानसभा के पेंशन में सेक्शन 6A के तहत हर महीने 20,000 रुपए की पेंशन मिल जाती, चाहे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो या नहीं। पेंशन में हर साल 800 रुपए हर महीने के हिसाब से इजाफा भी होता। छत्तीसगढ़ में 35,000 रुपए मिल जाते और सबसे ज्यादा मणिपुर में 70,000 रुपए प्रति महीने।
पूर्व विधायक की मृत्यु की तारीख या उसके पति पत्नी या आश्रित को हर महीने 18,000 रुपए की फैमिली पेंशन मिलती, जिसमें हर साल 500 रुपए जुड़ते। हर महीने 15,000 रुपए का मेडिकल भत्ता भी। ऐसे मध्य प्रदेश में लगभग 600 से 650 विधायक हैं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष को लगता है इसमें कुछ गलत नहीं है। संसद के भीतर बना कानून और विधानसभा के भीतर बने हुए कानूनों के हिसाब से काफी सोच समझ करके ही ऐसा किया होगा, और जब वो किया गया तो स्वाभाविक है। अब ये किसी को ऐसा लगता है कि हमको शायद ये पेंशन ज़्यादा हमारे पास, जैसे अब बड़े बड़े आपके इससे सीनियर जगत से बहुत सारे राज्यसभा सदस्य हो जाते हैं, लोकसभा हो जाते हैं, अरबों रुपए कमाते हैं, पर ऐसे भी लोग हैं जिनको वाकई में केवल पेंशन ही एक सहारा उनके जीवन का होता है, तो उनको पेंशन मिलने देना चाहिए। पर एक कानून बना दिया जाए कि अरबपति को नहीं मिलना और जो बिल्कुल माने हैंड टू माउथ उसको भी नहीं मिलना, इस तरह से मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। कुछ सांसद और पूर्व सांसद भी इस मामले में एक राय रखते हैं। शासन निर्णय करता है और निर्णय में जो उचित होता है उस हिसाब से काम करते हैं, और ये पेंशन उतनी बहुत ज़्यादा नहीं है कि जितनी अपन पेंशन की अपेक्षा करते हैं। जिन्होंने जीवन के 30, 40, 50 साल राजनीतिक क्षेत्र में लगातार काम करते हुए काम किया है, तो उन लोगों को अब कई बार सांसद के रूप में काम किया, कई बार विधायक के रूप में काम किया, तो दोनों जगह की पेंशन उनको मिलती है, सत्य है। नियमों के मुताबिक अगर कोई नेता पूर्व सांसद या विधायक की पेंशन ले रहा है और फिर से मंत्री बन जाता है तो उसे मंत्री पद के वेतन के साथ ही पेंशन भी मिलती है। अगर कोई विधायक बाद में सांसद बन जाए तो उसे दोनों की पेंशन मिलती है। 20 राज्य अपने पूर्व विधायकों को सांसद से ज्यादा पेंशन दे रहे हैं। सदस्य की मौत के बाद पत्नी या आश्रितों को आधी पेंशन मिलती है। वैसे डबल पेंशन का ये मामला अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच पहुंच गया है। ये जो मैंने रीट पिटीशन दायर की है हाई कोर्ट में, इंदौर हाई कोर्ट में, उसमें हमने 6A1 प्रोविज़न जो है मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम एंड 6A3 उनको स्ट्रक डाउन करने के लिए लगाई है। एक दिन के लिए भी अगर ये MLA बनते हैं तो वो होल लाइफ पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अगर रेजिग्नेशन दे दे तो भी एक दिन में। ये MPs के लिए भी लगाया गया है। सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट का सेक्शन 8A1 और 8A3 को चैलेंज किया गया है, उसको स्ट्रक डाउन करने की मांग की है। उसमें भी MPs के लिए लगाया है कि एक से ज़्यादा पेंशन न लें। अब ये भी जान लेते हैं कि जनसेवा की दुहाई देकर सार्वजनिक क्षेत्र में जीवन बिताने राजनीति में आने वाले लोग जब जनता के लिए पेंशन के नियम बना रहे हैं तो क्या सोच रहती है। केंद्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रति महीने 200 रुपये की सहायता देता है। इतनी पेंशन राशि में तो रोज एक कप चाय भी नहीं आती। विधवा पेंशन के 300 रुपये प्रति माह की राशि पाने की उम्र 40 से 79 वर्ष है, जबकि देश में लड़कियों के विवाह की आयु 18 वर्ष है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन में भी 18 से 79 वर्ष के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हितग्राहियों को मात्र 300 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। 2010 में चर्चा के दौरान लालू यादव गुस्से में सदन से बाहर आ गए थे। उनकी मांग थी कि सांसदों को कम से कम 1 लाख रुपए की पेंशन तो मिलनी ही चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल के स्पीकर हाशिम अब्दुल हलीम जैसे लोग भी थे जिनका कहना था कि जब लोगों के पास खाने को नहीं है तो क्या जनता के प्रतिनिधि को राजा की तरह रहना चाहिए। इस मामले पर हमने सभी दलों से बात की, लेकिन सर्वदलीय चुप्पी ही मिली। कई लोगों ने अनौपचारिक तौर पर कैमरे के इतर कहा कि इस मामले में वो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये वर्ग हित का मामला है। 2004 से देश में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन प्रणाली लागू है जिसमें बीमा की तरह उन्हें अंशदान करना होता है। सरकार इसे क्रांतिकारी मानती है। तो सवाल ये है कि अगर ये क्रांति है तो माननीय इससे अछूते क्यों रहें, उन्हें भी नई पेंशन योजना का लाभ मिले और नहीं तो सरकारी कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और जाते जाते बात इंदौर शहर की। यहाँ पर 3
दिनों का ऑटो एक्सपो चलेगा। यहाँ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां देखने को मिलेंगी। 13 सेगमेंट में 150 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। ऑटो एक्सपो की सबसे खास बात यह कि 80% ई व्हीकल लॉन्च किए जाएंगे। वैसे तो यहाँ चर्चा ऑडी की 1 करोड़ 19 लाख रुपए की कीमत की एसयूवी ई ट्रॉन की है। कमलों से करने का सादर अनुरोध। लेकिन कैमरे ने कैद किया है इस नए बुलडोजर को। ल्यूगोंग कंपर 838 HMX का भी लॉन्चिंग आपके कर कमलों से करने का सादर अनुरोध। और इस खबर के साथ देश की बात में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।